नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। एल्केमी पे ने लोकल फिनटेक फर्म बरका डिजिटल पेम्बायरन के कोऑपरेशन से रेमिटेंस और फंड ट्रांसफर्स ऑपरेट करने के लिए इंडोनेशिया के सेंट्रल बैंक से लाइसेंस प्राप्त किया है। 27 फरवरी को खबर की घोषणा करते हुए एल्केमी पे ने नोट किया कि बैंक इंडोनेशिया ने एल्केमी पे और बरका डिजिटल के प्लेटफॉर्म बीडी पे को जॉइंटली लाइसेंस जारी किया, जिसमें फर्म्स को बेहतर पे आउट मेथड्स की पेशकश करने और एसोसिएटेड ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करने में सक्षम बनाया गया। फिएट टू क्रिप्टो पेमेंट प्रोवाइडर एल्केमी पे इंडोनेशिया में नया रेगुलेटरी अप्रूवल प्राप्त करके एशिया में सर्विसेज को एक्सपैंड कर रहा है। बैंक इंडोनेशिया की ऑफिशियल वेबसाइट के डेटा के मुताबिक बरका डिजिटल को लाइसेंस कैटेगरी 3 के तहत पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में लिस्ट किया गया है। फर्म मुख्य रूप से अपने बीडी पे प्लेटफॉर्म के लिए जाना जाता है, जो रिटेल और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को लोकल और क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस सर्विसेज ऑफर करता है। प्लेटफॉर्म क्लाइंट पेरोल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है और बैंक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस के जरिए ट्रांसफर्स करता है, जिससे यूजर्स इंडोनेशिया में 136 बैंक्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। एल्केमी पे का क्रिप्टो करेंसी ऑन रैंप मास्टर कार्ड, वीजा, गूगल पे, एप्पल पे और कई अन्य रीजनल मोबाइल वॉलेट्स जैसे बीडी पे के जरिए पेमेंट्स को सपोर्ट करता है। प्लेटफॉर्म अब तक 173 देशों में ऑपरेट किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिटकॉइन वेल ने 1000 टोकन को मूव किया है, जो 4 साल पहले उनकी खरीद के बाद से डॉर्मेंट हो चुके थे। पिछले कुछ सालों में 575% की प्रभावशाली बढ़त के साथ एसेट्स की ये मूवमेंट उनकी वैल्यू में सिग्निफिकेंट ग्रोथ के पीरियड के साथ मेल खाती है। क्रिप्टो क्वांट वेरीफाइड ऑथर जे मार्टिन के अनुसार ये 1000 बीटीसी टोकन्स 23 फरवरी 2019 को खरीदे गए थे, जब बिटकॉइन $3,468 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था। इससे पता चलता है कि वेल ने 2019 में $3.4 मिलियन की कुल कीमत पर सभी 1000 टोकन खरीदे थे। 4 साल की डॉर्मेंसी के बाद इन टोकन को आज मूव कर दिया गया है, क्योंकि बिटकॉइन ने $23,447 का कारोबार किया है। ये कुल होल्डिंग्स में 575% की बढ़त को चिन्हित करता है, जिससे एडजस्टेड क्यूमुलेटिव वैल्यू $23.4 मिलियन हो जाती है। बहरहाल, हाल के विकास ने बाजार पर नजर रखने वालों को ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। विशेष रूप से बिटकॉइन की नाजुक स्थिति को ध्यान में रखते हुए एसेट हाल ही में 10 दिनों में पहली बार $23,000 से नीचे गिरा है। हालांकि इसने अहम जगहों पर फिर से कब्जा कर लिया है, लेकिन एनालिस्ट का मानना है कि इसकी मौजूदा स्थिति नाजुक है। इस समय पर इसकी ज्यादा सेल इसके प्राइस एक्शन पर दबाव डाल सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 24 फरवरी 2023 को नॉर्दर्न कैलिफोर्निया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर एक दस्तावेज में नैनो जारीकर्ता ने आरोप लगाया कि एक्सचेंज के नैनो बिटकॉइन और नैनो ईथर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्ट्स जो कॉइनबेस जून 2022 से पेश कर रहे हैं, वो नैनो लैब्स के स्वामित्व वाले ट्रेडमार्क राइट्स का उल्लंघन करते हैं। नैनो लैब्स के अनुसार नाम में समानता से इकोनॉमिक डैमेज होने और ब्रांड की मार्केट आइडेंटिटी को कमजोर करने की उम्मीद थी। नैनो टोकन्स की मौजूदा वैल्यू $1 से कम है और पूरे नेटवर्क की मार्केट कैपिटलाइजेशन $121 मिलियन है। हालांकि नेटवर्क की एक्टिविटी हाल में कमजोर पड़ी है और दैनिक मात्रा $1 मिलियन से अधिक नहीं है। इस प्रोजेक्ट का विकास 2014 में राय ब्लॉक्स नाम से शुरू हुआ था। जनवरी 2018 में नैनो ब्लॉक्स ने फाउंडर और सीईओ ने इसे रीब्रांड करके नैनो में बदलने का फैसला किया। दूसरी तरफ कॉइनबेस की फ्यूचर ऑफरिंग्स, जिसे नैनो कहा जाता है, 2022 में बाजार में आई है। आरोप में नैनो लैब्स ने कहा कि एक्सचेंज द्वारा पेश किए गए प्रोडक्ट्स फरियादी की डिजिटल करेंसी के जैसे या बहुत हद तक उससे मिलती जुलती है। इसके अलावा कंपनी का मानना है कि कॉइनबेस कस्टमर्स के एक सिमिलर ग्रुप को टारगेट कर रहा है, जो नैनो लैब्स के बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहा है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। गार्डियन लिंक के फ्लैगशिप मार्केटप्लेस और प्लेटफॉर्म जंप.ट्रेड ने अपने पहले NFT रेसिंग गेम के लिए नॉन फंडेबल टोकन ड्रॉप्स की शुरुआत की है, जिसे रैडेक्स रेसिंग मेटावर्स कहा जाता है। ऑफिशियल रिलीज के मुताबिक अपकमिंग रैडेक्स में रेसेस, कॉप ट्रेजेस और टूर्नामेंट शामिल होने की उम्मीद है। ऐसा माना जाता है कि गेम प्ले को बढ़ाने के लिए गैरेजेस, कस्टमाइजेबल कार्स और डेकल्स और अन्य एडिशंस की पेशकश करेगा।
इसके अलावा रेडिक्स रेसिंग मेटावर्स NFT ड्रॉप्स में कई कलेक्शन शामिल होने चाहिए, जिनमें सुपर लूट शामिल है, एक ब्लाइंड परचेज बॉक्स, 3 ऑक्शंस, मेटावर्स लैंड NFT ब्लाइंड परचेज जिसे लैंड बॉक्स कहा जाता है, और एक सुपर लूट बॉक्स जिसे दूसरे बॉक्सेस की खरीद पर $1 में खरीदा जा सकता है। गार्डियन लिंक के COO कमेश्वरन एलेंगोवन ने कहा कि हमें उम्मीद है कि बहुत सारे बड़े ब्रांड ऐसे स्थान पर मार्केट में प्रेजेंस दर्ज करवाएंगे जहां जेन ज़ी ऑडियंस की बड़ी मात्रा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नोकिया का मानना है कि नेटवर्क सिस्टम डेवलप करके इंडस्ट्रियल मेटावर्स में अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करने के लिए एक यूनिक पोजीशन में है, जो सिर्फ कनेक्ट करने के बजाय समझ, सोच और कार्य कर सकता है। MWC 23 से पहले रविवार को यहां एक प्रेस रिलीज और एनालिस्ट ब्रीफिंग में नोकिया के चीफ स्ट्रैटेजी और टेक्नोलॉजी ऑफिसर निशांत बत्रा ने 2030 तक और आने वाले 7 वर्षों के लिए कंपनी के इमर्सिव मेटावर्स विजन को साझा किया। बत्रा ने कहा कि ये डिजिटलाइजेशन एक नया युग है और इस युग में डिजिटली ऑगमेंटेड दुनिया होगी, अलग अलग चैलेंजेस का सॉल्यूशन होगा और प्लेयर्स के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी होंगी। उनका मानना है कि कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बिल्डिंग में फंक्शनल और फाउंडेशनल रोल निभाने के बाद नोकिया अब एज कंप्यूटिंग जैसे अन्य क्षेत्रों में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए एक यूनिक पोजीशन में है, और ये साबित करता है कि ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर नहीं है, बल्कि ये कई इंडस्ट्रीज के लिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में भी काम करता है। तो आज की Web3 से जुड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही Web3 से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।